Hello class 10th, myself Dr. Renu. Welcome to my class. बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज इट मीन्स कि सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं और उसका वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं इनकम के अलावा भी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सारे फैक्टर मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब किए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि किसी कंट्री में उस पर ईयर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक वर्ष की आयु तक जीवित रह पाते हैं, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर कहलाता है। और इसके वो लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट होता है 7 ईयर्स के ऊपर के कितने लोग साक्षर हैं या पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा नेट अटेंडेंस रेशियो कि 14 या 15 साल के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने यूज़ किया था। तो इन सारे फैक्टर्स को हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। किसके थ्रू? पब्लिक फैसिलिटी के थ्रू इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है बेटा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि पब्लिक फैसिलिटी वो होती है जो कि सार्वजनिक सुविधाएं जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है या हम लोग कलेक्टिवली इंजॉय करते हैं, जिसको कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बस, पार्क, स्कूल, मंदिर, जिसमें कि हम लोग सामूहिक रूप से जिसका यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये पब्लिक फैसिलिटी कहलाती है। तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल थिंग्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। तो अभी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था 3 स्टेट्स का कंपेयर किया था, हरियाणा का, बिहार का और हरियाणा, बिहार और केरला का कंपेयर किया था। तो हमने पाया था कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा थी, इन दोनों राज्यों से ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ की जो और भी सारी फैसिलिटीज़ थी वो सब बहुत कम थी, बहुत पुअर थी, और इसमें केरला सबसे आगे था। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पैसे से, केवल पैसे से ही हम उन सभी चीज़ों को नहीं ले सकते हैं जो हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। क्या पैसे से हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हैं बच्चों? नहीं खरीद सकते। क्या पैसे से हम इन्फेक्शियस डिसीज से बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आज हम कोरोना से इतने परेशान ना होते। कोरोना जिस समय हम लोग को जिस तरीके से पूरे विश्व को जिसने इन्फ्लुएंस किया है, अगर पैसे से हम उसको हटा सकते तो सभी लोग उसको हटा करके स्वस्थ हो गए होते। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से हम जीवन जीने के लिए जो जरूरी क्वालिटीज़ होती हैं उसको नहीं खरीद सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम वो है बहुत अच्छी है और इसकी और भी सारी सुविधाएं बहुत अच्छी, लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या दिल्ली के जो सिटीजन्स हैं, दिल्ली के जो रहने वाले हैं, क्या वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को खरीद पाएंगे? नहीं अवेलेबल कर पाएंगे पैसे से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ वो होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई पब्लिक फैसिलिटीज़? हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ या सार्वजनिक सुविधाओं की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि ये कलेक्टिवली हम लोग इसको सामूहिक रूप से इसका यूज़ करते हैं। दूसरी चीपेस्ट, ये सस्ती होती है, ये बहुत सस्ती होती है, इसलिए हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जो ट्रांसपोर्टेशन है, बस, ये हम लोग के लिए जरूरी। हर एक इंसान अपनी पर्सनल कार को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करता है। तो इसलिए ये पब्लिक फैसिलिटीज जरूरी हो जाती है। एग्जाम्पल सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन और परफॉर्मेंस ऑफ अदर क्राइटेरिया ऑल्सो इम्प्रूव। इनके थ्रू हम अदर क्राइटेरिया को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर पब्लिक फैसिलिटी अच्छी है तो और भी क्राइटेरिया इम्प्रूव हो जाएंगे।
तो इसलिए बच्चों ये ज़रूरी हो जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से आप सारी चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कलेक्टिवली सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि एक एक व्यक्ति के लिए। हम लोग देखते हैं कि हम लोग के मोहल्लों में रात में गार्ड आता है, तो गार्ड होता है सभी के घरों की देखभाल करता है, ना किसी एक पर्सन के लिए। तो इससे सभी को आसानी हो जाती है। तो क्या सामूहिक रूप से सब किसी सेवा को उपलब्ध कराना पर्सनल उपलब्ध कराने की बजाय ज़्यादा बेटर होता है गवर्नमेंट के लिए। और सपोज कीजिए कि आप बच्चों की आप किसी गांव में रहते हैं और आपके गांव में किसी के अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि आप तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक कि आपके पेरेंट्स आपको गांव से बाहर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए ना भेजें, या जब तक गवर्नमेंट आपके गांव में कोई स्कूल इस्टेब्लिश ना करे, तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये पब्लिक फैसिलिटीज, सार्वजनिक सुविधाएं बहुत ज़रूरी होती हैं जीवन के लिए, और ये अगर अच्छे से परफॉर्म करती हैं तो दो और भी अदर क्राइटेरियाज होते हैं जीवन जीने के लिए या क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, वो भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास। बच्चों अभी मैंने आपको इसके पहले डिस्क्राइब किया था कि पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारी कंट्री के लिए एसेंशियल कंपोनेंट होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे BMI, बॉडी मास इंडेक्स या शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अब आपको बच्चों लगता होगा ये क्या चीज़ है, ये मैम क्या बता रही हैं, तो इसके लिए मैं बता दूं ये बहुत इजी है निकालना बेटा, इसको आप लोग आपस में अपनी क्लास में भी निकाल सकते हो। तो बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक एक रिपोर्ट होती है, इसमें एक डेटा आता है एनालिसिस के बाद, उसके द्वारा आप ये पता कर लगा सकते हैं कि कोई पर्सन अंडर नरिश्ड है, नरिश्ड है या ओवरवेट है। अंडर नरिश्ड मतलब कि कुपोषित है या पोषित है, सुपोषित है या स्वस्थ है पूरा, या फिर ओवरवेट है या इसका वेट ज़्यादा है। अब इसको कैसे पता लगाते हैं? देखो, यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। तो इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एक तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है वेट ऑफ द पर्सन इन केजी, हाइट इज मीटर स्क्वायर। दो चीजें चाहिए रहती हैं, उस पर्सन का जो वेट होता है वो केजी में चाहिए, और दूसरा उसकी हाइट कितनी है वो मीटर स्क्वायर में चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, वेट को हाइट से डिवाइड कर देंगे। वेट को हाइट से डिवाइड कर दिया, सपोज कीजिए किसी पर्सन का वेट 25 है, अब उसकी हाइट है 1, तो 1 के स्क्वायर मीटर से उसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा उसका बॉडी मास इंडेक्स 25। तो इस तरीके से हम बॉडी मास इंडेक्स निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए भी तीन क्राइटेरिया यूएनओ ने डिसाइड किए हैं। क्या क्राइटेरिया है? लेस देन 18 अंडर नरिश्ड। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम आता है तो इट मीन्स कि आप अंडर नरिश्ड हैं, आप कुपोषित हैं। और अगर मोर देन 25 से ज़्यादा आता है तो इट मीन्स कि आप ओवरवेट है, आपका वेट ज़्यादा है। और अगर 18 से 25 के बीच में आता है तो इट मीन्स कि आप नरिश्ड हैं, आप सुपोषित हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका सब कुछ बैलेंस है। तो इस तरीके से हम बच्चों देख सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स का यूज़ हम कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को पता करने के लिए, लाइफ की क्वालिटी को पता करने के लिए हम लोग बॉडी मास इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि ग्रोइंग चिल्ड्रेन आर नॉट इवेल्युएटेड ऑन बॉडी मास इंडेक्स। जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स नहीं निकाला जाता है, जैसे कि 13, 14, ये 18 वाले एज के जो बच्चे होते हैं इनका बॉडी मास इंडेक्स नहीं निकाला जाता। आई होप दिस इज क्लियर। अब माय नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है बच्चों, और इसको कैसे आप समझेंगे? तो अभी हम लोगों ने
पब्लिक फैसिलिटीज पढ़ा, बॉडी मास इंडेक्स पढ़ा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश की जाती है। यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बॉडी है जो कि एक रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो अभी तक हम लोग ने जो भी पढ़ा उसके इस चैप्टर में, उससे हम लोग को ये क्लियर हो गया बच्चों कि इनकम जो है वो पर्याप्त या सही इनकम पर्याप्त नहीं है किस चीज़ को मेज़र करने के लिए, डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। तो फिर क्या, तो फिर हम लोग किस चीज़ का यूज़ करें डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए? तो इनकम के अलावा हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये भी अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि यूएनडीपी या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि यूएनओ की एक बॉडी है, एक रिपोर्ट को पब्लिश करती है, वो रिपोर्ट कहलाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट जो है अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करती है। किस बेस पे कंपेयर करती है? वो 3 पिलर हैं। फर्स्ट पिलर है एजुकेशनल लेवल, सेकंड है हेल्थ स्टेटस, थर्ड है पर कैपिटा इनकम। तो इसको मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दिया है। एजुकेशनल लेवल में क्या आ जाएगा बच्चों? आपका एजुकेशनल लेवल में आ जाएगा नेट अटेंडेंस रेशियो कि 14 से 15 साल के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। ये और लिटरेसी रेट में आ जाएगा आपका, लिटरेसी रेट में आ जाएगा कि 7 ईयर्स के कितने ऊपर से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के आधार पर एजुकेशनल लेवल को कंपेयर किया जाता है अलग अलग कंट्रीज का। अब हमारा हेल्थ स्टेटस कैसे कंपेयर करेंगे अलग अलग कंट्रीज में? तो हेल्थ स्टेटस को कंपेयर करने के लिए हम लोग देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। मैंने पहले ही बताया कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है। किसी देश में एक साल में पैदा हुए 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 वर्ष की आयु तक जिंदा रह पाते हैं, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। और इसके साथ ही साथ आएगा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक नया टर्म है जो आपके लिए नया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मीन्स कि कोई भी व्यक्ति औसतन कितने उम्र तक, कितने वर्ष की उम्र तक जीवित रहता है आज के इस दौर में। तो वो मेनली इंडिया की 65 है, पूरे वर्ल्ड की 65 ही मानी जा रही है, 60 to 65 के बीच में माना जा रहा है। तो इन दो लेवल्स पर हेल्थ स्टेटस को कंपेयर किया जाता है। अब थर्ड है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा में इनकम मैंने कल आपको डिस्क्राइब किया है। एवरेज इनकम को भी पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। इसको पूरी कंट्री में डॉलर के उससे कंपेयर करते हैं और ये हर कंट्री का अलग अलग होता है, वेरी करता है, हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो ये तीनों लेवल्स हैं, ये 3 पिलर्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें डिस्क्राइब किए, उनके आधार पर ही इन कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। तो अभी हम लोग ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इन सारे लेवल्स के आधार पर सारी कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है और एक डेटा तैयार करके एक इंडेक्स बनाई जाती है। वो इंडेक्स कहलाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और इसमें इन तीनों लेवल के आधार पर सारी कंट्रीज को सीरियलाइज किया जाता है। हर कंट्री को एक रैंकिंग दी जाती है, रैंक दी जाती है कि वहाँ के लोगों का जीवन के स्तर कैसा है, वो खुशहाल है कि नहीं है, वहाँ में शिशु मृत्यु दर कैसी है, हेल्थ कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसी है। इन सारे फैक्टर्स के आधार पर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। तो वो रिपोर्ट कहलाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। प्रेजेंटली इस समय पूरे वर्ल्ड के 189 कंट्रीज जो हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनको कंपेयर किया जाता है। 189 कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है और इंडिया की रैंकिंग है इन 189 कंट्रीज में 129, जो कि बहुत सेटिस्फाई नहीं है, अच्छी रैंकिंग नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा।
अब मैं एक नया टर्म आपको बता रही हूँ, वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी तो हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ा था, अब वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइए। इन सारे टॉपिक से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा जरूर बनते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वो है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है, और इसमें डिफरेंट कंट्रीज को फाइनेंशियली लेवल के आधार, फाइनेंस के आधार पर कंपेयर किया जाता है, या अलग अलग कंट्रीज की फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाता है। तो अभी तक आज मैंने आपको बताया पब्लिक फैसिलिटीज, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें जो एग्जामिनेशन पर्पस से ज़रूर तैयार करिएगा। तो अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए बच्चों, जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारा ये चैप्टर आज यहीं एंड हो जा रहा है। थैंक यू।